नमस्कार। तो चुनावों के बीच सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चुनाव का मुद्दा क्या बन रहा है, किन मुद्दों पर कैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं। अब रैलियां शुरू हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां। भारतीय जनता पार्टी जो निश्चित रूप से सत्ता में है, संसाधन उसके पास ज्यादा है, तमाम तरह से वो सक्षम है, इसलिए वो अपनी रैलियां, अपनी चीजों को लेकर सबसे पहले मैदान में उतर चुकी है। विपक्षी दलों की तरफ से भी अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सब मैदान में हैं। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अपनी तैयारी, अपना प्रचार कर रहे हैं और अब चुनाव बिल्कुल जोर शोर पर है। तो जिस बात की उम्मीद थी, उस उम्मीद के बीच में एक डरावना सच ये आया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, बीजेपी चुनाव जीत गई, तो 2024 का ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, और ये कोई बात यूं ही चुनाव जीतने हारने के मकसद से कही गई बात नहीं है। ये बात किसी को खुश करने या किसी को उदास करने के लिए कही गई बात नहीं। ये बात बहुत अहम है और बहुत अहम शख्स के द्वारा कही गई है। और इसी बीच में जो बात, जिस शख्स की बात पूरे देश सुनना चाहता है कि उसने 60 साल के एवज में 60 महीने जब मांगे तो कुछ वादे किए, फिर से 60 महीने मांगे तो कुछ और वादे किए और गारंटियां दी, लेकिन 120 महीने यानी 10 साल शासन करने के बाद वो शख्स जब अब भाषण करने जा रहा, तो वह शख्स जो इस देश की सियासत के सबसे बड़े ओहदे पर है, उनके भाषणों में अपने 10 साल का लेखा जोखा नहीं है, फिर से जुमले हैं जो नाम बदल के गारंटी का रूप धर करके आपके सामने रोज अब तैरना शुरू कर चुके हैं। और उन्हीं गारंटियों में से एक गारंटी वो बार बार दे रहे हैं कि अब इस देश को फिर से मोदी की जरूरत है, अब की बार 400 पार। कॉन्फिडेंस देखिए। एक होता है मनोवैज्ञानिक खेल। कुश्ती के दाव में जब पहलवान कमजोर होता है तो हल्ला मचाते हुए दौड़ के आता है। क्रिकेट में कोई बॉलर अपनी बॉलिंग पर काम कम करे और रनअप बहुत तेज ले, बहुत बड़ा ले। कोई बैट्समैन वो जब अपने शॉट को न दिखा पाए, डिलीवर न कर पाए तो हल्ला मचाए। मनोवैज्ञानिक खेल होता है ये। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वही मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। जैसे सबसे बड़ा चोर और भ्रष्टाचार इस समय, सबसे बड़ी चोरी और भ्रष्टाचार इस समय आपको कहां नजर आई? अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ना, आज के तारीख की सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी लूट कौन सी है? आप सीधे कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर पकड़ में आया तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पकड़ में आया। सबसे बड़ा यह जो पूरा तंत्र खुल करके सामने आ गया, यह जो पूरा परिदृश्य खुल करके सामने आ गया, यह इलेक्टोरल बॉन्ड का आया। और इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ तौर पर दिखा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो ईडी से बचो, चंदा नहीं दोगे ईडी भेज देंगे। और इसके बाद जब पार्टी भ्रष्टाचार में फंस जाती, वही भ्रष्टाचार को निशाना बना रही है। भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। आपने सुना नरेंद्र मोदी जी का आज का ये भाषण है। जब हम और आप आपसे बात कर रहे हैं तो आज नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। और अगला वाक्य वो नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। और जनता अब पूछ रही है कि यार अब तो ज्यादा हो रहा है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लूट रहे हैं जो देश का पैसा, अब उन्हें लूटने नहीं दिया जाएगा। पता है चल रहा है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनावी रैलियां किसकी हो रही हैं? लाखों करोड़ों रुपए की। चाहे जेपी नड्डा की रैली देख लीजिए, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी की देख लीजिए, चाहे अमित शाह जी की देख लीजिए। बहुत बड़ी रैलियां जिसमें करोड़ों रुपया एक रैली में खर्च होता है, करोड़ों रुपए।
हम ये नहीं कह रहे कि विपक्षी दल नहीं करेंगे, लेकिन विपक्षी दल इतनी बड़ी तादाद में नहीं खर्च कर पाएंगे। कांग्रेस का तो वैसे ही अकाउंट फ्रीज हो गया है, टीएमसी के भी अकाउंट पर, सीपीआईएम के भी अकाउंट पर हमला हो रहा है, और लोग चुनाव न लड़ पाए, चुनाव में पैसा खर्च न कर पाए, इसकी पूरी कोशिश कर दी गई। और ऐसे के बीच में यह सवाल कि जिसके पास पैसा है वही तो पैसा सबसे ज्यादा खर्च कर पाएगा, और जो पैसा खर्च कर रहा है वो पैसा आया कहां से, इसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। यानी 10 साल के काम का हिसाब गिनाने का चुनाव था ना, कि आपको जनता ने 2 बार मौका दिया, पूर्ण बहुमत से मौका दिया। गरीबी दूर करना, अगर अब आप भाषण में, आपने भाषण आज वाला सुना, गरीबी दूर करने का शक्कर संकल्प लिया है आपका ये बेटा, 10 साल में कितनी दूर हुई, थोड़ा बताना चाहिए। और आंकड़े कुछ और बताते हैं, भाषण कुछ और बताता है। आंकड़े बताते हैं कि लोग गरीबी रेखा के नीचे बहुत ज्यादा चले गए, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, और 20 करोड़ रोजगार देने का वादा 10 साल पहले हुआ था। अब आप इन चुनावी भाषणों को जरा गौर से देखा और सुना करें। इस समय जो देश में चुनावी भाषण हो रहे हैं, जरा उन चुनावी भाषणों को बड़े करीने से, बड़े ध्यान से आप सबको देखना और समझना होगा। किस चीज में भाषण हो रहे हैं, कौन सी बात कही जा रही है, कैसे उन भाषणों को लेकर के कोई बात कहा जा रहा है, जनता के बीच गया गया है, ये तो बात समझनी बहुत जरूरी है ना। और इस बात को समझे बिना क्या आपको नहीं लगता कि यह पूरा का पूरा खेल बदल जाएगा? भ्रष्टाचार है कहां, भ्रष्टाचारी किस जगह पर खड़े हैं? तो 10 साल के किए गए अपने चुनावी वादों पर बात होने की बजाय फिर से नए नए जुमले और मनोवैज्ञानिक खेल खेले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज बिहार में कहा, जब बिहार में, आपने पता नहीं वो बात सुनी कि नहीं सुनी, तो नीतीश कुमार जी जो पलट कर फिर से वापस एनडीए में शामिल हो गए हैं, नीतीश कुमार जी की मतलब इतना स्वामी भक्ति जाग गई, ये वीडियो देखे नहीं हो तो फिर से देखिए और खोज कर देखिए। नीतीश कुमार जी खुश होते तो करें 4 लाख सांसद, तो रुक गए, लगा लाख ज्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये बिहार आपको 4,000 सांसद जिता कर दिखा देगा। मतलब अब इससे लग रहा है कि बदहवासी क्या है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को यहां से समझने की जरूरत है। तो जो आत्मविश्वास जिसका गिरा हुआ होता है, या जिसकी मंशा बहुत खराब होती है, जैसे उसकी मंशा बार बार, ये सारी चीजें आपने देखी कि नहीं, 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने हैं। कौन सा बदलाव भाई? गरीबी हटाना क्या देश में प्राथमिकता में बदलाव में आपके नहीं था? कितना 10 साल में गरीबी हटाई? बेरोजगारों को रोजगार देना आपकी प्राथमिकता में नहीं था? जब आपने कहा था 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब कहां, एक बार वो हिसाब दे देते। और आंकड़े बताते हैं कि इस देश के बेरोजगार नौजवानों की तादाद 85% है। इस देश के 85% नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए आपकी बार 400 पार। तो भ्रष्टाचार पर आप देख लिया कि भ्रष्टाचार पर कहा गया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, और जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं वो सारे के सारे बच गए। गरीबी हटाने की बात कही गई, गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की तादाद बढ़ गई। सिलेंडर उज्ज्वला बेचा गया, दिया गया सिलेंडर उज्ज्वला, कहा गया कि 12 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताता है कि रिफिल नहीं किया गया कभी। महंगाई, 70 रुपए पहुंचने में पेट्रोल को 70 साल लग गए थे, और 35 रुपया 10 साल में बढ़ गया। सोचिए, 70 साल में 70 रुपया, और 10 साल में 35 रुपया बढ़ गया, 30 रुपया बढ़ गया। ये हुआ है 70 साल और 10 साल के बीच का अंतर। ये जो 10 साल की सरकार और पहले की सरकारों का अंतर। इस तरह के चुनाव में अब ये पूरा देश जा रहा है, अब ये पूरा देश ऐसे चुनाव में जा रहा है। आज वो कह रहे हैं बिहार में जाकर के कि प्रत्याशी बदल रहे हैं, अभी यूपी में आएंगे तो और बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, एक प्रत्याशी कोई और, दूसरा प्रत्याशी कोई और आज तक बीजेपी कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ेगा बता नहीं पाई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, आज तक पता नहीं। क्यों भैया? क्या उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का घोषणा हो गई है बीजेपी की तरफ से, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे बीजेपी को? जरा जवाब दे बीजेपी।
बीजेपी जवाब दे कि बड़े बड़े लोगों का टिकट क्यों काट दिया, दिल्ली में टिकट क्यों बट गया, कट गया। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को तब तक टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा यह तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने इतने दिन तक बचाया है उन्हें। तो टिकट देंगे कब, जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो जाए, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नाराज ना हो जाए। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को खुश करने के लिए जयंत चौधरी वापस जा चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने के पहले बीजेपी अब तक इंतजार क्यों कर रही है? बीजेपी ने क्या सारे टिकट दे दिए हैं? इस तरह के तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर बात होना अब होना चाहिए, लेकिन टेलीविजन चैनल पे ये बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुना जाए और एक एक नागरिक इन भाषणों को जरूर सुने और हिसाब मांगे। 10 साल में किए गए वादों का हिसाब दीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण के पति अगर ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 2014 का 24 का चुनाव जीत गए तो फिर चुनाव नहीं होंगे। फिर से कह रहा हूं, देश की बीजेपी की नेता और वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि 24 में अगर बीजेपी जीत गई तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और ये बात कई लोग कई तरीके से कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी किस बात के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं? कहां से वो 400 सीटें ला रहे हैं? क्या कर्नाटक में आज भी बीजेपी सारी की सारी सीटें जीत रही है? क्या राजस्थान मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है? क्या महाराष्ट्र में उसकी सीटें घट नहीं रही? क्या बंगाल में उसकी सीटें घटेंगी नहीं? 42-48 में से 42 सीटें क्या आज बीजेपी महाराष्ट्र में पाने की स्थिति में है? नहीं है। क्या बंगाल में 18 सीटें वापस पाने की स्थिति में? नहीं है। 10 सीटें भी नहीं निकलती दिख रही। क्या बिहार में 40 में से 39 सीटें ये गठबंधन जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा। और अगर यहां से सीटें घट रही हैं, क्या दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो अब 7 के 7 सीटें जीत जाएंगे? संभव ही नहीं है। 10 के जो जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमलावर है। झारखंड में आपने मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया तो क्या झारखंड की सारी सीटें आप जितने जीते थे वो जीत जाएंगे? तो आप सीटें तो जीत नहीं रहे, सीटें आपकी घटती जा रही हैं। और अगर सीटें घटती जा रही हैं तो चुनाव का नैरेटिव क्या है नरेंद्र मोदी जी का? चुनाव के नैरेटिव में कोई नया उत्साह नहीं है। इसलिए विपक्षी दल के घोषणा पत्र को कह रहे हैं कि वो तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर को हक, हुकूक और न्याय देने की बात करना तुष्टीकरण है। जाति जनगणना की बात करना तुष्टीकरण है। सामाजिक न्याय की बात करना तुष्टीकरण है। नौकरी और रोजगार की बात करना तुष्टीकरण है। 30 लाख नौकरियां देने का वादा इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग देश में सामाजिक सौहार्द और सामाजिक न्याय लागू करने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग संविधान को बचाने की और हर हाल में बचाए रखने की बात कर रहे हैं। क्या ये सारी बातें देश विरोधी बातें? क्या सोनम वांगचुक ने नहीं कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर की भारत में जमीन चीन लेके चला गया? न तो आप राष्ट्रवाद में कोई जवाब दे पा रहे हैं, न तो आप देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, न तो लोगों की महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। और दूसरे पर बिलो द बेल्ट जाकर के हमला करना यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से फंस चुकी है, परेशान है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में दिए गया यह भाषण, उत्तर प्रदेश में दिया गया भाषण नरेंद्र मोदी जी को कितना वोट दिलाने में कामयाब हो पाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।